कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के यूपी दौरे को लेकर, जहां पर उन्होंने आज जेवर में एक एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है दोस्तों कि ऐसे वक्त पर ऐसी सौगातें दी जा रही हैं जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पिछले 5 साल से वहां पर योगी सरकार चल रही है और सेंटर में 7 साल से मोदी की सरकार चल रही है, मोदी जी की। लेकिन अब जब सेकंड टर्म का इलेक्शन जीतने की कोशिश की जा रही है, उसके मद्देनजर इस प्रकार की सौगातें वहां पर दी जा रही हैं ताकि जनता को प्रलोभित किया जा सके। और जनता जो इतनी त्रासदी वहां पर झेल चुकी है पिछले 5 सालों में, उसको किसी न किसी तरीके से भुलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता को भी इसके बीच में समझना चाहिए कि जो ये सौगातें अब दी जा रही हैं चुनाव के समय पर, ये केवल और केवल चुनावी लॉलीपॉप है जो जनता को चुसाया जा रहा है ताकि जनता उसमें लगी रहे और ये अपना काम करते रहें, जिस प्रकार से पिछले 5-7 साल से करते आ रहे हैं। तो इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी तंज कसा है और क्या कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले यूपी में घोटालों माफियाओं के ताने मिलते थे, अब तस्वीर बदल गई है। उन्होंने किसानों को लेकर कहा कि वेस्ट यूपी के किसान फल सब्जी विदेशों में बेच पाएंगे जैसे पहले बेच रहे हैं, और जैसा उनको एमएसपी अपने देश में मिल रहा है उसी हिसाब से। पहचान यहाँ के एयरपोर्ट व हाईवे से है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर सड़कें, रेल और एयरपोर्ट से पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होगा। डबल इंजन की सरकार, पहले लखनऊ दिल्ली में खींचतान होती रहती थी। यानी दोस्तों उन्होंने पहले विपक्ष पर हमला बोला है। इस सरकार से पहले वहां पर सरकारें थी केंद्र और यूपी की, और फिर उन्होंने कहा है कि पहले पार्टियां परिवार का स्वार्थ देखती थी, हमारे लिए देश सबसे पहले है। और ये आप भली भांति जानते हैं दोस्तों कि देश के जितने एयरपोर्ट पहले हैं उनको लीज पर दिया जा चुका है। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं मोदी जी की बात से कि देश का किस प्रकार से वो भला सोचते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को लीज पर नहीं दिया, लेकिन ये बात भी उसके साथ साथ है कि उन्होंने देश के ही एक रईस आदमी गौतम अडानी समेत कई अन्य पार्टियों को इस प्रकार से भारत देश के जो संस्थाएं हैं, चाहे फिर वो रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, वो लीज पर दिए जा चुके हैं। तो इस बात पर आप यकीन कर सकते हैं कि मोदी जी सही बोल रहे हैं कि हम देश की भलाई के बारे में सोचते हैं, ना कि जनता की भलाई के बारे में। तो अब दोस्तों चलते हैं योगी जी के बयानों की तरफ। योगी जी किसी से कम है क्या? योगी जी ने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया जो इनकी एक परंपरा रही है दोस्तों, जो ये हर एक चुनाव से पहले इस प्रकार के मुद्दों को हवा देने की कोशिश करते हैं, यानी जिन्ना वाला राग अलापना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जिन्ना के अनुयायी ने गन्ने की मिठास में कड़वाहट घोली थी, यानी उन्होंने ये हमला किया है अखिलेश यादव पर। गन्ने की मिठास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए यह एयरपोर्ट बहुत अहम होगा, ये कहना है योगी जी का। और अब नंबर आता है दोस्तों कांग्रेस से भगोड़े और अब वर्तमान में बीजेपी से केंद्रीय उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया जी हाँ, उनका कहना है कि जेवर की जनता की आंखों में नई चमक दिख रही है, यह सपना पूरा होने की चमक है। तो जी सिंधिया जी, पहली बात तो ये कि आप कांग्रेस के राज में भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उस वक्त आपने जनता के सपने को क्यों नहीं पूरा किया था? चलो आगे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उस सपने को साकार करने का संकल्प पूरा करने जा रहे हैं। सिंधिया जी में खुद ये ताकत नहीं थी कि वो इस सपने को पूरा कर सकें। आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री का सपना था कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, इस माटी पर 34,000 करोड़ का निवेश होगा, यह एयरपोर्ट दिल्ली के एयरपोर्ट से भी बड़ा होगा, जेवर को रोड, रेल और मेट्रो से भी जोड़ा जाएगा, एयरपोर्ट से नोएडा, गाजियाबाद और आसपास का विकास होगा और 1 लाख रोजगार मिलेंगे, 60,000 करोड़ का निवेश होगा। यानी उनका कहना यह है कि इससे इस प्रकार से आपको रोजगार मिलेगा और इस प्रकार से इसके ऊपर निवेश किया जाएगा। रोजगार की बात का अंदाजा आप दोस्तों यहीं से लगा सकते हैं कि जब केंद्र की सत्ता हथियाने के लिए या पाने के लिए मोदी जी ने भाषणों में कहा था कि 2-2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे, तो उस हिसाब से दोस्तों अब तक 14 करोड़ लोग ऐसे होने चाहिए थे जिनको रोजगार मिल गया होता, लेकिन ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं देता। और न ही सरकार के आंकड़े इस प्रकार से दर्शाते हैं कि किसी को नौकरी इतने बड़े लेवल पे मिली हो। तो इस प्रकार की बातें सिंधिया जी कर रहे हैं
और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सिंधिया को इसीलिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री बनाया गया है क्योंकि काम तो उनका अब रहा नहीं। एयरपोर्ट तो लीज पर दिए जा चुके हैं या कई एयरपोर्ट को बेचा जा चुका है। और अब आगे की बात करते हैं दोस्तों कि पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे, अब 136 हो जाएंगे। जिस यूपी में पहले 4 एयरपोर्ट थे अब 9 हो गए, आगे 17 हो जाएंगे। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेंगे, रनवे पर प्लेन और पटरी पर ट्रेन। ये प्रधानमंत्री की सोच और विचारधारा है। पुरानी कहावत है जहां चाह वहां राह, ये उदाहरण है और संकल्प के साकार होने का। यानी जो देश में 74 एयरपोर्ट थे वो अब 136 हो जाएंगे। यानी जो पहले 74 एयरपोर्ट लीज या बेच दिए गए हैं वो अब 136 की तादाद में बेचे जाएंगे। यानी देश विकास की पटरी पर सरपट दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये मोदी जी का एक सपना भी है जिस प्रकार से लिखा गया है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक उद्देश्य है मोदी जी के जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास दौरे का। और अगर अब भी आप दोस्तों उद्देश्य को नहीं समझ पाए तो मैं दोबारा बता देता हूँ। उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ 2022 किस प्रकार से यूपी में बीजेपी दोबारा सत्ता में आए, ये है मेन उद्देश्य इस पूरे दौरे का। और इससे अलग भी अभी बहुत दौरे बाकी हैं। इससे पहले कई दौरे हो चुके हैं, कई शिलान्यास प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं जिनमें कई यूनिवर्सिटियां भी शामिल हैं। तो इस प्रकार के दौरों का आप आनंद लेते रहिए और देखते रहिए द निराला टीवी। और आगे बात करते हैं थोड़ा और अब दोस्तों आगे बात करते हैं। और बात ये है कि कल आपको बताया था कि जी न्यूज को किस प्रकार से फटकार लगी है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी की तरफ से। तो आज जो खबर है वो आज सुधीर चौधरी के भाई से ही संबंधित है, भाई ही कह सकते हैं क्योंकि उनसे मिली जुली ही खबरें प्रसारित वो करते हैं। उनका नाम है दीपक चौरसिया। जी हाँ दोस्तों, दीपक चौरसिया, चौरसा नहीं चौरसिया। अब उनको फटकार लगी है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी की तरफ से। दरअसल न्यूज नेशन के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया ने 6 नवंबर 2020 को एक शो किया था जिसका मुद्दा था धर्मांतरण जिहाद बेलगाम। यानी उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इस प्रकार के शो लगातार करते रहते हैं, उसको लेकर ही ये फटकार लगी है। अपने शो से पहले दीपक चौरसिया ने एक अपने ट्वीट में लिखा था कि आज न्यूज नेशन धर्मांतरण जिहाद पर एक और खुलासा होगा। हम बताएंगे कि मेमचंद को किस तरह से इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया गया। धर्मांतरण जिहाद का पार्ट 2 में आप जानेंगे कि किस तरह से मेमचंद और उसके परिवार पर जुल्म किया गया और धर्म परिवर्तन कराया गया। तो इस प्रकार के ट्वीट उन्होंने किए थे और ये ट्वीट उनके 7 नवंबर 2020 के 10:08 पर किए हुए हैं। दीपक के इस प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत हुई थी जिस पर अब न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का आदेश आया है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग का कहना है कि ब्रॉडकास्टर को जांच पड़ताल करनी चाहिए थी और उन एंकरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने इस मामले में निष्पक्ष कवरेज नहीं की। यानी उनका साफ कहना है कि जो ब्रॉडकास्टर हैं उनको इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी और उन एंकरों के खिलाफ जो एक तरफी रिपोर्टिंग करते हैं, जो निष्पक्ष नहीं है, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी। पीडीएसए ने दीपक चौरसिया जैसे एंकरों को पत्रकारिता सीखने की सलाह देते हुए कहा है कि एंकरों को कार्यक्रम आयोजित करने के तरीके के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी उनको एनबीडीएसए ने पत्रकार मानने से ही इनकार कर दिया और उनको बोला है कि ऐसे पत्रकारों को सिखाने के लिए ऐसे प्रशिक्षण संस्थान चलने चाहिए जिनमें वो शिक्षा ले सके पत्रकारिता की, ना कि गोदी मीडिया बनने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।